नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे नामांकन। जहां नामांकन के लिए महेंद्र भट्ट पहुंचे हैं देहरादून। 2 अप्रैल को खत्म होगा अनिल बलूनी का कार्यकाल, तो 11 बजे महेंद्र भट्ट विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। 2 अप्रैल को आपको बता दें अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसी के मद्देनजर राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किया जाएगा महेंद्र भट्ट के द्वारा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ी जानकारी। देखिए, राज्यसभा चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कसी हुई है। बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रही है। इस बीच उत्तराखंड में भी आपको बता दें महेंद्र भट्ट का नाम सजेस्ट किया गया है। नामांकन के लिए महेंद्र भट्ट अपना पर्चा दाखिल करेंगे। देखिए, महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजे जाने के बाद ही चर्चाएं अब गर्म हो गई हैं। क्या बीजेपी के अध्यक्ष बदल जाएंगे? देखिए, तमाम अटकलें लगना भी शुरू हो गई हैं। ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, जैसे ही महेंद्र भट्ट का नाम सामने आ रहा है उससे कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं क्या बीजेपी के अध्यक्ष बदल जाएंगे। हालांकि जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि तमाम जो सवालात हैं वो काल्पनिक हैं। क्या लगता है आपको अनुज? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से महेंद्र भट्ट का नाम राज्यसभा के लिए चयनित हुआ तो एक अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी। उनको भी नहीं पता था कि हमारा नाम चयनित किया जाएगा राज्यसभा को लेकर के, लेकिन आज राज्यसभा के लिए नामांकन है। विधानसभा में नामांकन होगा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो समेत तमाम जो बीजेपी के नेता है वो वहां पे मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से अटकलें भी लग रही थी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। क्योंकि जब आज ये राज्यसभा का नामांकन है और 27 तारीख को इसमें वोटिंग होनी है, वोटिंग के बाद तय करेगा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का कौन होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कल से राष्ट्रीय अधिवेशन भी की शुरुआत है दिल्ली में, जिसमें यहाँ के जितने भी बड़े नेता है बीजेपी के, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, राज्यसभा सांसद हो, या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या तीरथ सिंह रावत हो, समेत जो बीजेपी के तमाम नेता है वो दिल्ली में रहेंगे और वहां पे मंथन किया जाएगा कि कौन बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। जिस तरीके से महेंद्र भट्ट का नाम राज्यसभा के लिए चयनित किया गया तो अपने आप में एक क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को साधने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और लोकसभा चुनाव की जो 5 सीटें उनको किस प्रकार से जीता जा सके, इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है। अनुज, सवाल यही है, चूंकि हमेशा देखा होगा आपको 20 जुलाई, ये कहे 30 जुलाई 2022 को ही यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हालांकि बीजेपी की हम बात करते हैं, बीजेपी का कोशिश यही रहती है कि जातीय समीकरण को साधा जाए और इसी के साथ साथ यूं कहे कि क्षेत्रीय संतुलन को रखना भी एक जिम्मेदारी हो जाती है। क्या लगता है आगे जो स्थितियां बन पा रही हैं उसमें किसका नाम सामने आ सकता है? क्या देख पाते हैं आप? बिल्कुल, अभी तक की जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते थे वो गढ़वाल से ही लगभग जितने भी प्रदेश अध्यक्ष थे वो गढ़वाल से ही आए हुए हैं। कुमाऊं से अभी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं आया हुआ है, लेकिन इस बार कुमाऊं और गढ़वाल, क्योंकि जातीय समीकरण भी साधना है बीजेपी को, तो कुमाऊं और गढ़वाल भी साधना है। इन दोनों के लिहाज से जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी देंगे वो दोनों का समन्वय बैठा सके, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो नाराज ना हो, उनको नाराजगी भी ना हो, और दोनों का जो समन्वय है कुमाऊं और गढ़वाल, क्योंकि कुमाऊं रीजन में जितने जिले आते हैं, गढ़वाल रीजन में करीब 7 जिले आते हैं, तो 7 और 5 जिले दोनों मिला करके तो इन दोनों को साधने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और तीसरी चीज इस बात को लेकर के डिपेंड करता है क्योंकि जातीय समीकरण है, मुख्यमंत्री किस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष को रखते, क्योंकि अभी तक का जो महेंद्र भट्ट का कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल शानदार रहा है, क्योंकि इस कार्यकाल में बीजेपी चुनाव ही जीती है लगातार और आगे भी जीत, अगर उनके सानिध्य में आगे भी जीतती चली जाएगी। इस तरीके के समीकरण जिस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा को टिकट देना और आज नामांकन होना, ये दोनों में अपने आप में एक बड़ी चीज है। चूंकि महेंद्र भट्ट चमोली के रहने वाले और गढ़वाल, क्योंकि गढ़वाल से राज्यसभा भेजना
और कुमाऊं से एक राज्यसभा भेजना है, तो दोनों का समीकरण बनाना है और इसी हिसाब से जो लोकसभा की 5 सीटें हैं उन सीटों पे उम्मीदवार किस प्रकार से रखे जाए, इसको लेकर के भी मंथन अच्छा जारी रहेगा। कल अनुज, या देखिए परसों अनुज, इस एक राष्ट्रीय व्यक्ति, अधिवेशन जी। हाँ, एक व्यक्ति एक सिद्धांत पे चलती है पार्टी, है ना, बीजेपी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है बीजेपी के तमाम दिग्गजों के द्वारा, ऐसा नहीं है कि सांसद बन जाएंगे तो अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। तो ये जो कश्मकश की स्थिति है वो क्या दर्शाती है? जी बिल्कुल, जब महेंद्र भट्ट से बात करी गई इस मामले को लेकर के, तो उनका उनका भी यही कहना है कि हम अगर सांसद जरूर अगर बन जाएंगे तो हम प्रदेश अध्यक्ष आप जैसे हैं उसी हिसाब से अपनी प्रदेश अध्यक्ष ही चलाएंगे। बीजेपी के जो नेता है जन जन तक लोगों तक जो योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाना, पन्ना प्रमुख से लगा करके बूथ प्रमुख तक दोनों को आश्वासन देना कि किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके बीजेपी का। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में एक धरोहर कहा जाता है। तो इस तरीके की भाषाएं प्रदेश अध्यक्ष बोलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि दोनों पद में एक साथ रहना ये संभव हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों तरीके की चीजें हैं। क्योंकि क्योंकि बात है बीजेपी दोनों, पार्टी हाँ, है वो किस प्रकार की लोकसभा चुनाव को साध सकती है, क्योंकि 5 सीटें जीतनी है। अच्छा, कांग्रेस अगर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी इस बात को लेकर के बड़ा सजग हो चुका है, क्योंकि कुमारी शैलजा जब यहाँ पे पहुंची है 2 दिवसीय दौरे को लेकर के, तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और जल्द ही लोकसभा चुनाव की लिस्ट भी जारी कर सकती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अभी तक बीजेपी में अभी 27 तारीख को इसकी वोटिंग भी होनी है, आज नामांकन है, तो ये मंथन लगातार जारी है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और लोकसभा सीटें किनको मिलेंगी। जी दीपिका। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस बीच आपको बता दें 2 अप्रैल को खत्म होगा अनिल बलूनी का कार्यकाल और इस बीच जो नाम आया है वो बड़ा चौंकाने वाला नाम है। चौंकाने वाला नाम इसलिए भी क्योंकि महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहा जा रहा है कि क्या जब महेंद्र भट्ट राज्यसभा चले जाएंगे तो क्या अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे? तो सवाल कई उठते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, देखिए हर एक वर्ग को साधने की बीजेपी लगातार कोशिशों में जुटी होती है और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि कोशिश फिर वही है कि क्या वापस से यहाँ पर सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, चुनाव भी नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने के साथ साथ जो काम है वो काम भी लगातार करने हैं। किस तरीके से आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजने के बाद ही चर्चाएं जो है, चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। पार्टी नेताओं ने कहा कि फिलहाल जो सवाल है वो काल्पनिक है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। प्रदेश कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ता इन दिनों इस चर्चा में हिस्सा भी ले रहे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा जा रहा है। विधायकों का, अपने सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए एक प्रकार से नामांकन करने का निर्देशित हुआ है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस विश्वास के साथ कि देश के विकास में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और प्रदेश में माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा जहाँ पर भी मेरी आवश्यकता महसूस विकास की दृष्टि में अपने आप में गिलहरी के रूप में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इधर हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ा अपडेट आया है। प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। वनभूलपुरा में कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कर्फ्यू को हटा गया है। प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। एफसीआई गोदाम परिसर में भी कर्फ्यू में ढील मिली है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक प्रतिबंध को हटाया गया है। देखिए, एक बार फिर से माहौल को सामान्य करने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। वनभूलपुरा में कर्फ्यू में ढील मिली है। आपको बताएं, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रतिबंध को हटाया गया है, जहां एफसीआई गोदाम परिसर में कर्फ्यू में ढील दी गई है। प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, जिस तरीके से हल्द्वानी में घटना घटित हुई थी, एक पक्ष ने किस तरीके से प्रशासन पर पत्थरबाजी कर दी थी, उसी को लेकर ये पूरा मामला गर्मा गया था। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हिंसा का मास्टरमाइंड भगोड़ा
घोषित कर दिया गया है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब्दुल मलिक की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में अमला अब जुट चुका है। अब्दुल मलिक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप भी लगा। प्रशासन टीम पर हमले का संगीन आरोपी है अब्दुल, जो अब भगौड़ा घोषित है। देखिए, लगातार लंबे अरसे से अब्दुल मलिक की संपत्ति की जांच भी की जाएगी। तमाम जो संपत्ति है उसे कुर्क किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब्दुल मलिक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के कई आरोप लगे हैं। प्रशासन टीम पर हमले का संगीन आरोप अब्दुल मलिक पर लगा है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, जिसमें हिंसा का मास्टरमाइंड भगौड़ा घोषित किया गया है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार नहीं हुआ। इधर हल्द्वानी नगर निगम के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। सफिया मलिक ने दायर किया था याचिका को, जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने बहस की। सलमान खुर्शीद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की है बहस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मलिक का बगीचा से अतिक्रमण मामले में हल्द्वानी नगर निगम के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ता सफिया मलिक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने बहस की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही का हिस्सा बने। उन्होंने अदालत को बताया कि हल्द्वानी प्रशासन ने मलिक का बगीचा में मस्जिद और मदरसा सहित अन्य निर्माणों को तोड़ने के लिए वक्त नहीं दिया। आपको यहाँ बता दें कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा के क्षेत्र में 8 फरवरी को हिंसा भड़क उठी थी। जो नजूल पॉलिसी, ये 2021 की जो नजूल पॉलिसी है, उसके तहत आपको और दूसरी आपको उस नोटिस में वैधानिक कार्रवाई करके आपको उसमें बेदखल करा जाएगा, अगर आप तो बेदखल इसमें। लेकिन जब वो नोटिस अपने आप में इसलिए इलीगल है क्योंकि इसमें जो पॉलिसी में मेंशन है कि आप प्रक्रिया अपनाएंगे, और उस प्रक्रिया यह है कि आप या तो पीपी एक्ट के तहत हमें कार्रवाई हमारे खिलाफ करेंगे, या आप उसमें जो है किसी कंसर्न, जैसे अगर अवैध निर्माण होता है तो अवैध निर्माण के लिए आप उसके लिए अलग से एक आदेश पुरस्कार अथॉरिटी को ऑर्डर करना पड़ता है ध्वस्ती करने के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, नई कंस्ट्रक्शन नहीं था ये, और ये नोटिस अपने आप में इलीगल है। ये हमारी कोर्ट से प्रेयर है। कोर्ट ने आज जो है सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और जो पिटिशनर को जो है उसके बाद 2 हफ्ते का समय दिया है रिजाइंडर फाइल करने के लिए, और 6 हफ्ते बाद जो है उसको लिस्ट कर। क्या मैटर ये है, इंक्रूजमेंट रिमूवल का है। हमारे पास पॉलिसी है स्टेट की, उसी के तहत कार्रवाई हो रही थी, और जब हमारी ऑनगोइंग ड्राइव है उसी के कंटिन्यूएशन में सब जो है ये जो है रिमूवल किया गया था, अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स को रिमूव किया गया था। उसके बाद से लिटिगेशन में आए यहाँ। इनिशियली भी जो है कोर्ट ने इनको कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया। आज चमोली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। 12:15 पर आपको बता दें कि चमोली दौरे पर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोजा से मेला मैदान तक रोड शो का आयोजन करेंगे। कई विकास योजनाओं का इस बीच लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। तो लगभग 12:15 बजे चमोली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गोजा से मेला मैदान तक, जो मेला मैदान है, रोड शो करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा, शिलान्यास भी किया जाना है। तो आज चमोली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की वन रावत और वनराजी जनजाति के अस्तित्व खतरे में होने को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई की है। वहीं इस मामले की सुनवाई करते वक्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समाज कल्याण निदेशक को 19 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा है। आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड में वनराज और वनराजी जनजाति का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। फॉरेस्ट ड्राइव है तो इसकी कनेक्टिविटी, मोटर कनेक्टिविटी मोटर रोड से, जो स्टेट मोटर रोड है उससे कनेक्टिविटी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दूर थी। जो इनका एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का इशू है बहुत चिंताजनक है। तो ये कुछ कारण थे कि ताकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आए, इनके डेवलपमेंट का इशू था और उस पर कोर्ट
इधर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने पार्टी के नेशनल लीडर राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसान, नौजवान और समाज के सभी लोगों के हितों का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा ये कहा गया है कि यदि केंद्र में उनकी सरकार आती है तो किसानों को एमएसपी के साथ स्वामीनाथन की सिफारिशों वाली मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आने वाले ये लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार तय है और कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, देश के अंदर किसान, मजदूर, नौजवान सबका बेड़ा गर्क कर रखा है मोदी सरकार ने। बदले की भावना से काम कर रही है मोदी सरकार। जिस तरीके से अंग्रेजी चलिए अगली खबर लक्सर से है, जहां बसंत पंचमी के त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर खूब पतंगबाजी हुई है, लेकिन पतंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चाइनीज मांझा कई लोगों के लिए मुसीबत भी बन गया। जहां चाइनीज मांझा की चपेट में आकर लक्सर ओवरब्रिज पर आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इसके लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने ओवरब्रिज के आसपास पतंग उड़ा रहे लोगों को भगाया। आपको बता दें कि इस पहले भी कई बार पतंगबाजी के चलते लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। उसी के साथ देवभूमि के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।